अपन भाषा में शपथ लेत बा त कितना नीमन लागत बा, अगर एहू में भोजपुरी रहा त कितना मजा आवत। ऐसे ही कुछ शब्द थे आपके हाल ही में लोकसभा चुनाव में शपथ लेते हुए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजीव प्रताप रूडी। सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी जैसे ही शपथ लेने पहुंचे तो उन्होंने स्पीकर के चेयर पर बैठे राधा मोहन सिंह से अपना दर्द बयां कर दिया और भोजपुरी भाषा में शपथ न ले पाने पर अफसोस जताया। चूँकि ये दोनों सांसद भोजपुरी इलाके से आते हैं, एक ही पार्टी से हैं और दोनों भोजपुरी में शपथ नहीं ले सकते, इसलिए इनकी बातों ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अपन भाषा में देता तो कितना अच्छा लगता, हमनी भोजपुरी में देती तो और निमन लागित नु। सब लोग अपन भाषा में देता, भोजपुरी नहीं खे तो हम पढ़ देते नहीं भाई, पढ़ते मैं रूडी जी के जिन्हें भोजपुरी में शपथ लेने नहीं दी गई, पर वहीं पे बहुत से सदस्य थे जिन्होंने अपनी अपनी भाषा जैसे मराठी, गुजराती या फिर बंगाली इन भाषाओं में शपथ ली, पर भोजपुरी क्यों नहीं? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि हमारे देश में शपथ केवल 2 लैंग्वेजेस में मेजरली ली जा सकती है, हिंदी या फिर इंग्लिश। और यदि अगर कोई तीसरी लैंग्वेज होगी तो वो लैंग्वेज होगी जो हमारे संविधान के 8वें शेड्यूल में मेंशन है, यानी कि भारत की 22 औपचारिक भाषाएं जिसमें नेपाली, सिंधी, संस्कृत जैसी आपकी भाषाएं मौजूद हैं। अब सवाल ये उठता है कि भोजपुरी क्यों नहीं? क्योंकि भोजपुरी जो है एक 5.6 करोड़ यानी कि 2011 के सेंसस या जनगणना के हिसाब से लगभग 5.6 करोड़ की जो जनता है वो आपकी भोजपुरी बोलती है, पर भोजपुरी क्यों नहीं? भोजपुरी को लेके बहुत से सवाल उठ रहे हैं। भोजपुरी को ऑफिशियल भाषा बनाने के लिए पिछले कुछ वक्त से बहुत सी डिमांड तेजी आपकी पकड़ी हुई है, लेकिन भोजपुरी एक लैंग्वेज नहीं, एक डायलेक्ट है, इसीलिए आप भोजपुरी को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज अभी कंसिडर नहीं कर सकते। चलिए अब देखते हैं कि ओथ यानी शपथ को लेके हमारा संविधान क्या कहता है। तो संविधान ये कहता है चाहे भी कोई एमपी हो, चाहे कोई एमएलए हो या कोई बड़ा गवर्नमेंट का पद अधिकारी, सबको ही शपथ लेनी पड़ती है। कोई ओथ ऑफ सीक्रेसी लेगा तो कोई ओथ ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लेगा, बट हर किसी को ओथ लेनी होगी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, हाई कोर्ट के जजेस हों या फिर कोई भी आपका कैग या फिर यूपीएससी के चेयरमैन या कोई भी XYZ ऑफिसर्स, सबको शपथ लेनी पड़ेगी। और साथ ही साथ शपथ की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तीसरी अनुसूची यानी कि 3rd शेड्यूल में भी की गई है, जहां पे हमें बताया गया है कि कौन कौन जो है जिनकी शपथ लेना मैंडेटरी आपकी हो जाती है। पर एक बात और, तीसरी ही अनुसूची में 3 लोगों की बात नहीं की गई है, कि ओथ की बात नहीं की गई है। वो है आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड आपके गवर्नर। इन तीनों की ओथ की बात हमारे तीसरे शेड्यूल में नहीं की गई है। अब वापस आ जाते हैं कि आपके हाल ही में सीएम फडणवीस जो हैं वो आपकी जो शपथ लेते हैं वो मराठी में लेते हैं। वो तो हमने देख लिया कि यस, हम ऑफिशियल लैंग्वेजेस में शपथ ले सकते हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ इस शपथ समारोह में शिंदे साहब जो है कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में आ गए। वो इसलिए क्योंकि जब आप शपथ लेते हैं, हमारा संविधान कहता है कि शपथ के आगे या मतलब सफिक्स या प्रीफिक्स, आप शपथ के आगे या पीछे कोई भी अपनी तरीके से वर्ड नहीं जोड़ सकते। पर शिंदे साहब ने कुछ मराठी में चीजें कही जो कि कहीं ना कहीं उनके लिए एक मैटर ऑफ ट्रबल बन गई। क्योंकि संविधान ये नहीं कहता है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग ऑलमोस्ट हर कोई जो है वो हिंदी या इंग्लिश में ही, जो कि हमने बात की, ओथ लेता है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से एक प्लस पॉइंट ये है कि संस्कृत में भी ओथ लेने का चलन जो है वो बहुत बढ़िया बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। अब आपको ये भी बता दूं, संविधान तो ये भी कहता है कि अगर कोई ओथ नहीं लेता है तो आर्टिकल 104 के तहत उसे 500 रुपए का हर्जाना भरना पड़ेगा प्रतिदिन बेसिस पे। अब आपने कभी ये नोटिस किया है क्या कि कुछ लोग लेते हैं ईश्वर की शपथ तो कुछ लोग लेते हैं संविधान की शपथ? जी हाँ, तो हमारा संविधान ये भी कहता है कि चाहे तो आपके जो सदस्य हैं वो चाहे तो ईश्वर के नाम की शपथ ले सकते हैं, चाहे वो संविधान के नाम की। और हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में लगभग 87% ऑफ द एमपीज ने आपकी ईश्वर की शपथ ली, तो आपकी 13% ने ली संविधान की शपथ। चलिए मुझे एक और बात बताइए, क्या आपने कभी ये सुना है कि जेल में बैठे बैठे जीत गए?
जी हाँ, बहुत सारे एमपीज और एमएलएस जेल में बैठे बैठे जीत जाते हैं। इसका प्रावधान भी हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में है। हमारा आरपी एक्ट कहता है कि वो कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपको 2 साल से ज्यादा की सजा नहीं होनी चाहिए। अब अगर कोई जेल में बैठे बैठे जीत जा रहा है तो वो ओथ कैसे लेगा? क्या पूरी पार्लियामेंट जाएगी? क्या स्पीकर जाएगा? सो आंसर इज नो। यदि अगर कोई भी जेल में बैठे बैठे जीत से सा जाता है, जैसे कि हाल ही के लोकसभा चुनाव में भी देखा गया, तब वो आपका याचिका डाली जाएगी आपके पार्लियामेंट में आपके स्पीकर को कि क्या वो ओथ का किस तरीके से कर सकते हैं। अगर स्पीकर अलाउ करते हैं देन आपके उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को लाया जाएगा पार्लियामेंट, ओथ ली जाएगी एंड देन उन्हें वापस जेल भेज दिया जाएगा। बट यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि यहीं पे हमारा संविधान ये भी कहता है कि आर्टिकल 101 के तहत आपकी कोई भी जो सीट है सदन की वो 60 दिन से ज्यादा खाली नहीं रह सकती। तो इस सिचुएशन में जेल में बैठा कैंडिडेट क्या करेगा? तो इस सिचुएशन में भी आपके स्पीकर, यानी कि फॉर एग्जांपल लोकसभा का है तो स्पीकर के पास याचिका डालनी पड़ेगी आपको उस कैंडिडेट को कि या उस एमपी को कि मैं नहीं रह पाऊंगा इस रीजन की वजह से। देन स्पीकर एक एब्सेंट कमिटी या फिर एक पार्लियामेंट की कमिटी को वो रिकमेंडेशन देता है। वो रिकमेंडेशन पे वो कमिटी काम करती है, रिपोर्ट तैयार करती है एंड देन वो रिकमेंडेशन जो है आपकी हाउस यानी कि सदन पे जाती है। अब चाहे ये लोकसभा हो या फिर कोई विधानसभा हो, दोनों का प्रोसीजर आपका फिर वो कमिटी है आपकी जो है वो आपकी सदन में आपका वो प्रेजेंट करेगी रिकमेंडेशन। देन आपके जो एमपीज हैं वो डिसाइड करेंगे, वो वोट करेंगे कि हमें पर्टिकुलर रिकमेंडेशन को कंसिडर करना है कि नहीं करना है। अगर रिकमेंडेशन नहीं की जाती है देन उसकी सीट वेकेंट होती है, यानी कि 60 दिन से ज़्यादा अगर वो अवेलेबल नहीं है देन वो सीट खाली हो जाएगी और आने वाले 6 महीने के अंदर वापस उस पर उपचुनाव यानी कि बाय इलेक्शन कराया जाएगा, जो कि हाल ही की बहुत सारे राज्यों में आपको उपचुनाव देखने के लिए मिले। और अगर रिकमेंडेशन हो जाती है देन तो कहानी आपकी अलग ही रहती है। सो होप सो कि आपको ओथ के बारे में संविधान क्या कहता है थोड़ा सा डिटेल में हमने समझाने की कोशिश की और आपको समझ में आया हो। और ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एंड प्लीज कमेंट।